Welcome all of you on DS नर्सिंग क्लासेज। आज हम नॉर्थ सेट के सीरीज में बात करने वाले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन हर बार पूछ जाते हैं और इन्हीं जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं के टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इन्हीं टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्चार्ज समरी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करते समय उसकी डिस्चार्ज समरी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनमें से कौन सी वो एक बात है जिसको हम डिस्चार्ज समरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल फॉर केयर, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है केयर का। ऑप्शन बी लर्निंग नीड्स ऑफ पेशेंट, मतलब कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जिनके बारे में पेशेंट को बताना है। ऑप्शन सी है एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर फॉलो अप केयर, मतलब अगर पेशेंट फॉलो अप के लिए आता है तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो। एक ऑप्शन डी है हेल्थ एजुकेशन कंप्लीटेड फॉर द पेशेंट, कंप्लीट हेल्थ के बारे में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना। तो बात करें अपन समरी की, जब भी डिस्चार्ज करते हैं तो हमें पेशेंट डिस्चार्ज समरी में मेंशन करना होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी गोल थे केयर के, और पेशेंट को जब एडमिट किया गया था और ड्यूरेशन ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या गोल थे, उन सभी को हम समरी में मेंशन करते हैं। तो ऑप्शन 1 तो राइट है, मतलब ये तो डिस्चार्ज समरी में इंक्लूड होता है। ऑप्शन बी की बात करें लर्निंग नीड्स फॉर पेशेंट, मतलब पेशेंट की लर्निंग नीड्स क्या क्या है, किन किन बातों पे पेशेंट को हमें बताना है, किन किन बातों के बारे में समझाना है, यह भी मतलब क्या क्या नीड्स है लर्निंग की वो मेंशन करना होता है समरी में। ऑप्शन डी है हेल्थ एजुकेशन कंप्लीटेड फॉर द पेशेंट, बिल्कुल डिस्चार्ज समरी में ये भी बताया जाता है कि जब भी डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को तो हम हेल्थ एजुकेशन देकर पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है पेशेंट को, ये सभी हम उनको समझाते हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो डिस्चार्ज समरी में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जो ऑप्शन सी है वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर फॉलो अप केयर। कभी भी जब भी हम डिस्चार्ज समरी बनाते हैं उसमें ये नहीं मेंशन किया जाता कि जो आप फॉलो अप के लिए आओगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसका खर्चा कितना होगा, ये कभी मेंशन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हम इस कंडीशन को डिस्चार्ज समरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट था और ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ सेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से समझना है, सही से देखना है। क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीई, पीपीई का मीन्स क्या होता है पहले तो ये ध्यान रखना है। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। विच ऑफ द PPE is appropriate for the nurse who is going to perform tracheostomy suction in a patient with COVID-19। कोई COVID-19 का पेशेंट है जिसमें ट्रेक्योस्टोमी सक्शन आपको करना है, तो आपको कौन कौन सी PPE इक्विपमेंट आपको पहनना होगा और आपके लिए ज़रूरी है। ऑप्शन ए है सर्जिकल मास्क, गॉगल्स, गाउन। ऑप्शन बी है N95 मास्क, फेस शील्ड, गाउन और ग्लव्स। ऑप्शन सी है N95 मास्क, गाउन, फेस शील्ड। ऑप्शन डी है सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड, गाउन और ग्लव्स। तो अपन बात करें जब भी ट्रेक्योस्टोमी सक्शन करते हैं किसी भी COVID-19 के पेशेंट में, तो हमें N95 मास्क, फेस शील्ड, गाउन और ग्लव्स। गाउन और ग्लव्स क्योंकि डिस्चार्ज होगा, उसको अगर हमारी बॉडी से टच होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गाउन और ग्लव्स होना ज़रूरी है।
N95 मास्क तो आपको पता है जो कोविड-19 था वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू स्प्रेड होता था, तो वो भी ज़रूरी है। और फेस शील्ड वो भी कोविड-19 पेशेंट में हम पता है कि कितना प्रोटेक्शन ज़रूरी होता था। तो ऑप्शन बी राइट होने वाला है। आपको अगर इसके अलावा भी कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधी सी बात ही ध्यान रखनी है कि जो बीमारी दी गई है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, वो किन किन रूट से स्प्रेड होती है, वो वही की पीपीई किट आपको पहनना जरूरी होता है। जैसे कोविड-19, क्योंकि अगर वहाँ से जब सक्शन करेंगे तो अगर डिस्चार्ज हमारे कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे फैल सकता है, क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट में कोविड-19 का जो वायरस था वो लंबे टाइम तक रहता था, रेस्पिरेटरी के रूट के थ्रू जा सकता है, इसीलिए मास्क पहनना जरूरी था। तो आपको सीधी सी बात, आपको डिजीज़ का पता होना चाहिए, डिजीज़ का स्प्रेड ऑफ रूट किस माध्यम से वो फैलती है, कौन से पार्ट से वो एंट्री करती है, ये पता होगा आपको, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या फिर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे हुआ कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है बॉडी में किसी पेशेंट के, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वहाँ आपको मास्क पहनना तो कंपलसरी होता है। अगर कोई एंट्रिक आइसोलेशन है, मतलब अपना पैथोजन अगर ट्रांसमिट होता है फीकस के थ्रू, पीसीएस के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट फैलता है, तो आपको ग्लव्स एंड गाउन पहनना जरूरी होता है। ऐसे ही अगर अलग अलग माध्यम से अगर किसी वुंड को साफ कर रहे हो, वहाँ से अगर ट्रांसमिटेड हो सकता है तो आपको वहाँ भी ग्लव्स और गाउन पहनना जरूरी होता है। ब्लड आइसोलेशन के लिए आपको ग्लव्स पहनना जरूरी होता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और डिजीज़ कहाँ से स्प्रेड हो सकती है, एंट्री कहाँ से ले सकती है बॉडी में, तो इन बातों का ध्यान रखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। इसी में एक इम्पोर्टेंट जो नोट सेट में पूछा गया है कई बार, इसी से एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करें। डोनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपीई, डोनिंग एंड डॉपिंग ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना किस वे में है, किस ऑर्डर में पहनना है, और उनको उतारना है तो रिमूव करना तो किस ऑर्डर में उतारना है, ये हमें और इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन डोनिंग देखते हैं। डोनिंग यानी पहनना, डोनिंग पीपीई, पीपीई को किस ऑर्डर में पहना जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन करना है, हैंड हाइजीन। उसके बाद में आपको फर्स्ट, अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ ग्लव्स है तो आपको फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव पहनना है, वियर फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जो आपका गाउन है वो वियर करना है। गाउन के बाद में आपको शू कवर पहनने हैं, और शू कवर के बाद में आपको मास्क पहनना है। मास्क पहनने के बाद में आपको गोगल्स वियर करने हैं, गोगल्स, और गोगल्स पहनने के बाद आपको फेस शील्ड, और फेस शील्ड पहनने के बाद आपको जो सेकंड पेयर ऑफ ग्लव्स है वो आपको पहनना है। अगर जो भी आपका ऑप्शन आए, अरेंज करने का क्वेश्चन आता है इसमें ज़्यादातर कि अरेंज करना है डोनिंग के सीक्वेंस को, अगर आए ऐसा क्वेश्चन तो आपको इस वे में अरेंज करना है। सबसे पहले फर्स्ट हैंड हाइजीन, उसके बाद में फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लोव्स, फर्स्ट पेयर ग्लोव्स के बाद में आपको गाउन पहनना होता है, गाउन के बाद में शू कवर, शू कवर के बाद में मास्क, मास्क के बाद में गोगल्स, गोगल्स के बाद में फेस शील्ड, फेस शील्ड के बाद में ग्लोव्स। इस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होता है अगर आपको डोनिंग पूछे तो। अब अपन बात करते हैं डोपिंग की। बात करें डोपिंग, मतलब जब भी आपको पीपीई किट उतारना है, रिमूव करना है, तो किस वे में आपको उतारना है, तो अपन बात करते हैं डोपिंग की। डोपिंग ऑफ पीपीई, तो
किस वे में उतारना है ये आपको भी इम्पोर्टेंट है। ये भी सबसे पहले आपको उतारना है शू कवर, क्योंकि ज़्यादा कंटामिनेटेड शू कवर होते हैं, तो सबसे पहले शू कवर आपको उतार लेने हैं। शू कवर के बाद में आपको उतारना है जो आउटर, जो आपने सेकंड पेयर पहना था ग्लव्स का, उसको शू कवर उतारने के बाद में, क्योंकि आपने सबसे कम कंटामिनेटेड चीज़ उतार दी है, मतलब आपके जो सरफेस से टच हो रहे हैं बार बार, वो है आपके शू कवर। शू कवर को उतारते ही आपको जो आपका आउटर पेयर होता है ग्लव्स का, जो सेकंड ग्लव्स पहना था आपने, उसको उतारना है। आउटर पेयर ग्लव, आउटर पेयर ग्लव को उतारने के बाद में आपको फेस शील्ड को उतारना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से एंट्री करने का चांसेस होते हैं। तो आपने जैसे ही फर्स्ट पेयर ग्लव को हटाया, उसके बाद में जो अंदर वाले ग्लव है उनको आपको क्लीन मारना है। तो अब किसी और बॉडी पार्ट को टच किए बिना आपको सबसे पहले फेस शील्ड को हटाना है। फेस शील्ड को हटाने के बाद में आपको फिर गॉगल्स को हटाना है। गॉगल्स को हटाते ही आपको फिर गाउन उतारना है। गाउन हटाने के बाद में इनर जो पेयर आपने ग्लव्स पहना था उसको हटाना है। इनर पेयर ग्लव, इनर पेयर ग्लव्स के हटाने के बाद में आपको मास्क रिमूव करना है, और मास्क हटाने के बाद में आपको हैंड हाइजीन करना है। अपने मास्क सबसे लास्ट में हटाया यहाँ पे, क्योंकि जो अपना इनर ग्लव्स था वो भी कंटामिनेटेड हो सकता था, क्योंकि उसमें हमने फेस शील्ड को हटाया, गाउन को हटाया, तो वो कंटामिनेट हो गया। तो हमने जो अपने हैंड थे जिनको सबसे कवर थे अंदर, उससे फिर हमने लास्ट में मास्क को हटाया। तो ये सीक्वेंस था अपना डोपिंग का, तो ये भी आपको याद रखना है। डोनिंग और डोपिंग दोनों सीक्वेंस हमने देखे यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछते हैं कि इनको अरेंज करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना है। पीपीई किट से ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, तो अब इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे हर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बात तो क्वेश्चन ही ऐसे बना के लाया हूँ आपके लिए, जो बार बार नोट सेट ने रिपीट किए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही लेकर आया हूँ, तो इसीलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके सामने, वाइल असेसिंग 60-year-old बेड रिडन पेशेंट, 60 साल का एक बेड रिडन पेशेंट है, फॉर प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर का पेशेंट है। द नर्स नोटेड ए फुल लॉस ऑफ स्किन टिश्यू दैट इज एक्सटेंडिंग टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सी डॉक्यूमेंटेड द प्रेशर अल्सर। मतलब प्रेशर अल्सर का पेशेंट है, उस पेशेंट में फुल लॉस हो चुकी है स्किन, स्किन के लॉस होने के बाद में जो वुंड है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जा चुका है। तो आपको बताना है कि ये कौन से स्टेज का प्रेशर अल्सर है। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे प्रेशर अल्सर के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ता है। प्रेशर अल्सर, कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में या फिर साइड लेटर पोजीशन में, तो जो अपने बोनी प्रोमिनेंस एरिया होते हैं वहाँ जो स्किन है वो रप्चर्ड हो जाती है, वहाँ वुंड बन जाता है, जिसे हम प्रेशर सोर, डेक्यूबेटस अल्सर, बेड सोर। तो ये आपको याद रखने हैं नाम। पहले बात तो आपको नाम याद रखने हैं, किस किस नाम से हम इसको जानते हैं। प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर के बारे में जानते हैं हम इसको बेड सोर, बेड सोर के अलावा हम इसको जानते हैं डेक्यूबाइटस अल्सर, डेक्यूबाइटस अल्सर। ये 3 नाम होते हैं। आपको ध्यान रखना है जब भी पेशेंट किसी एक भी पोजीशन में लगातार लंबे टाइम तक रहता है, तो वहाँ जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया होता है वहाँ घाव बन जाता है, स्किन रप्चर्ड हो जाती है। अब आपको पता है होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं बॉडी में जहाँ ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो अपन बात करें मोस्ट कॉमन साइट्स की, ये भी आता है एग्जाम में कई बार। मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट की बात करें, सीक्वेंस से बता रहा हूं मैं आपको। सबसे जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है इस्कियल
ट्यूब्रोसिटी, इशियल ट्यूब्रोसिटी। उसके बाद में आता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर। उसके बाद में आता है सेक्रम, उसके बाद आता है हिल्स, और लास्ट में आता है मेलियोलस, मेलियोलस। तो ये हमने मोस्ट कॉमन साइट देखी जहां प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं, इशियल ट्यूब्रोसिटी, ग्रेटर ट्रोकेंटर, सेक्रम, हिल्स और मेलियोलस। अगला अपन देखते हैं इनके स्टेजेस, जो अलग अलग स्टेजेस होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो अपन बात करें, होती है टोटल मेनली 4 स्टेजेस देखने को मिलती है। हम देखते हैं स्टेज 1, स्टेज 1। स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में अगर आपको ऐसा शब्द देखने को मिला है नॉन ब्लीचेबल, ब्लेंचेबल, नॉन ब्लेंचेबल के अलावा आपको नॉन ब्लेंचेबल इरिथमिया, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, फिर या लिखा हुआ हो इंटैक्ट स्किन, मतलब जो आपकी स्किन है वो रप्चर, घाव नहीं बना, अभी आपकी जो स्किन है वो कवर्ड है बिल्कुल, पेन दिखे, वार्मथ अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो वार्मथ, इसके अलावा रेडन एरिया, अगर जो भी एरिया है जहाँ प्रेशर सोर का चांसेस हैं वो रेड हो जाएगा एरिया, स्किन इंटैक्ट रहेगी, वार्मथ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे स्टेज 1 का प्रेशर अल्सर, क्योंकि यहाँ घाव नहीं बना है, अभी स्किन जो आपकी वीक हो चुकी है वहाँ प्रोग्रेस चलेगा। अब धीरे धीरे अगर आप उसको ट्रीट करते हैं तो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, तो अगली स्टेज में जाने वाला है, तो अपन इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर स्टेज 2 आता है तो स्टेज 2 में आपको देखने को मिलेगा, स्टेज 2 में आपको देखने को मिला पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, या फिर अगर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ध्यान रखना है आपको कैरेक्टरिस्टिक, वो है ब्लिस्टर फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में ब्लिस्टर फॉर्मेशन दे दे तो आपको सीधा सा वहां दे देना है स्टेज 2। जो ब्लिस्टर बनता है वो 2nd स्टेज में बनता है, कंप्लीट एपिडर्मिस डैमेज हो जाती है, और जो आपकी डर्मिस है वो पार्शियली डैमेज हो जाती है, जो इसमें स्किन होती है वो इंटैक्ट नहीं रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना क्वेश्चन में दिया होगा वो होगा ब्लिस्टर फॉर्मेशन, इसी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें स्टेज 3 की, स्टेज 3, स्टेज 3 की बात करें तो इसमें फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलता है, फुल थिकनेस स्किन लॉस, फुल फैट विजिबल हो जाता है, कंप्लीट एपिडर्मिस डर्मिस कंप्लीटली हो जाती है रप्चर, कंप्लीट एपिडर्मिस एंड डर्मिस प्लस पार्शियल सबक्यूटेनियस जो होती है वो रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ऐसा सीधा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसी से आप इजीली पहचान सकते हो। स्टेज 4, स्टेज 4 की बात करें तो यहां देखने को मिलता है फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, इसमें विजिबल हो जाता है आपका बोन और मसल विजिबल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दिया रखा हो कि बोन और मसल विजिबल हो रही है तो आपको सीधा सा क्वेश्चन में टिक करना है 4 डिग्री 4 स्टेज। तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो इसके डाटा थे वो देखा। अब क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन में दे रखा है आपको जो रप्चर हुआ है वो स्किन टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जा चुका है, तो मतलब डर्मिस और एपिडर्मिस कंप्लीटली रप्चर हो चुकी है और एपिडर्मिस तक जा चुका है। अगर ब्लिस्टर दिया होता तो स्टेज 2 हो जाता है। नॉन इंटैक्ट मतलब इंटैक्ट स्किन होता है, इसमें तो क्या होता है इंटैक्ट स्किन, इसमें होता है ब्लिस्टर
और इसमें बोन और मसल विजिबल हो जाती है। लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है आपके पास, इसी में देखने को मिलता है आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू, आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहां तक घाव चला जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर? जो कैथेटर दे रखा है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए संगस टेकन, ऑप्शन बी मेलिकोट, ऑप्शन सी है फोलेज, ऑप्शन डी है हुड्स। तो इसकी बात करें अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में जो ये कैथेटर दिया हुआ है वो है मेलकोट कैथेटर। ये एक फ्लेक्सिबल रीयूजेबल मेडिकल ट्यूब होती है, मतलब ट्यूब होती है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। और जो ये फ्लोवर टाइप का, इसके आगे एक डिस्टिंक्टिव डिजाइन का जो दे रखा है वो इसको स्टेबल रखने में काम आता है। और इसका सबसे जो डिसएडवांटेज बात करें तो ये अपने आप डिसलॉक हो जाता है, क्योंकि जो ये है इसकी वजह से इसको अपन सेल्फ इसको इंसर्ट करा सकते हैं और एक्सीडेंटली रिमूव होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मेलिकोट कैथेटर है ये। आपको ये आगे फ्लोवर जैसी डिजाइन देख के ही बता देना है कि ये मेलिकोट कैथेटर है। संगस टेकन ब्लैक मोर एक ट्यूब होती है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम ली जाती है। और अगर ईसोफेगस, स्टोमक कहीं से भी अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन रोकने के लिए और प्रेशर के थ्रू अपन ब्लीडिंग को रोकने के लिए संगस टेकन ब्लैक मोर का काम लेते हैं। फोलेज कैथेटर का आपको पता होगा, ये यूरिन जो उसको यूरिन आउट कराने में हेल्प करता है। जब पेशेंट अनेबल होता है यूरिन पास आउट करने में तो आप फोलेज कैथेटर को यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी इज गिवन बाय। ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थ्योरी का पता करना है कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शन ए है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी है बेटी न्यूमैन, ऑप्शन सी है मेडलिन लिनेंगर, ऑप्शन डी है ओरम। तो ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी किसने दी, इसका बात है। तो बात करें अपन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने दी थी एनवायरमेंटल थ्योरी। कौन सी? एनवायरमेंटल थ्योरी। आपको याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी एनवायरमेंटल थ्योरी। बात करें ऑप्शन बी है बेटी न्यूमैन, तो बेटी न्यूमैन ने दी थी आपके हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल। क्या बताया था? हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल। ऑप्शन डी है ओरम, ओरम ने दी थी थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर। और जो अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसकल्चरल थ्योरी किसने दी, तो आपका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी मेडलिन लिनेंगर। मेडलिन लिनेंगर ने ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी दी थी। बाकी हमने तीनों ऑप्शन के देखे और हमने जो थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर दी थी वो कई बार क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर किसने दी थी, तो आपको ध्यान रखना है ओरम ने दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आता है और इजी क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाउ शुड ए नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट? एडल्ट में आयरन इंजेक्शन लगाना है तो कैसे लगाते हैं, साइड बतानी है आपको। ऑप्शन ए है इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, ऑप्शन बी है इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टोइड, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस इन द आर्म, ऑप्शन डी है जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा वैसे, क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन बन चुका है ये।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हम जब भी आयरन एड लगाते हैं तो आयरन को एडमिनिस्टर करते हैं जेड ट्रैक टेक्निक से। जेड ट्रैक टेक्निक से हम आयरन को लगाते हैं और डेल्टोइड में लगाते हैं, डीप आईएम लगाते हैं, डीप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसकी वजह साफ है, टू प्रिवेंट लीकेज। ये इरिटेबल इंजेक्शन होता है, स्किन को इरिटेट करता है, इसलिए हम इसको डीप आईएम लगाते हैं और जेड ट्रैक से लगाते हैं, क्योंकि टू प्रिवेंट लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए जेड ट्रैक टेक्निक से आयरन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आता है एग्जाम में बहुत बार, चाहे कितना ही कॉमन हो, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन रेड कलर वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क से आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेंचुरी मास्क का, जो कहीं एग्जाम्स में पूछा गया अब तक। तो आपको बताना है यहाँ परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, FiO2 कितनी होती है, वो कितना परसेंटेज डिलीवर करता है रेड कलर वेंचुरी मास्क। ऑप्शन ए है 31% एंड 6 लीटर पर मिनट। ऑप्शन बी है 35% एंड 8 लीटर पर मिनट। ऑप्शन सी है 40% एंड 10 लीटर पर डे पर मिनट। ऑप्शन डी है 60% एंड 15 लीटर पर मिनट। तो अपन सबसे पहले जो अपना कर्तव्य है, सीधा सा टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन का आंसर अपने को इजीली मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है वेंचुरी मास्क। क्वेश्चन क्या है? वेंचुरी मास्क से पूछा है, तो अपना फर्ज है वेंचुरी मास्क को पूरा पढ़ने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी कहीं बार आता है। तो वेंचुरी मास्क को पढ़ते हैं। वेंचुरी मास्क को वेंटी मास्क बोलते हैं या फिर एयर एंटरमेंट मास्क बोलते हैं। इसमें एक जेड अडेप्टर आता है जिसके कलर कोडिंग होते हैं, उसी को आपको याद करना है, और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम और एक ऐड करता है जिससे इसको जाना जाता है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है जेड अडेप्टर के कलर कोडिंग, जो आपको याद रखने हैं। एक छोटी सी ट्रिक है और इम्पोर्टेंट ट्रिक है, बोई आर जी से आप किसी का नाम ला सकते हो, राहुल गांधी, जो आपका फेवरेट हो, जिसका भी, बोई आर जी। तो बोई आर जी से आपको याद रखना है, सबसे पहले आपके पास है बी से आपको याद रखना है ब्लू। सेकंड है डब्लू से आपको याद रखना है वाइट। तीसरा है ओ से आपको याद रखना है ऑरेंज। नेक्स्ट आपके पास है वाई है येलो। नेक्स्ट है आर से होता है रेड। और नेक्स्ट अपन जो लास्ट है जी से होता है ग्रीन आपको याद रखना है। ग्रीन याद रखना है। लास्ट में कौन सा है? ग्रीन। तो लास्ट में अपने ग्रीन है। अब इसके हम FiO2 और कलर कोडिंग तो देख लिए हमने, जी से ग्रीन। अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ रेट, कितने फ्लो से ये कितने ml पर मिनट। ब्लू 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से, वाइट 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ऑरेंज 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से, येलो 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से, रेड 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से, और ग्रीन 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करता है। अगला जो है आगे वो है FiO2 कितनी होती है, वो भी इजी से आपको याद हो जाएगा। ब्लू का है
24%, वाइट का है 28%, ऑरेंज का है 31%, येलो का है 35%, रेड का है 40% एंड ग्रीन का है 60%। ये आपको परसेंटेज में याद रखना है। ये इसका FiO2 है। बहुत ही ईजी है, आपको केवल ये नाम याद रखने हैं बोई RG से, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। ये आपके यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 15 ये याद रखना है। इसका फ्लो रेट और ये है FiO2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा है रेड की, तो बोई RG से आपको पता होगा कि रेड होता है वो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से करता है और 40% करता है। तो ये ऑप्शन सी इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। इन ए हॉस्पिटल देर आर 4 पेशेंट, एक हॉस्पिटल में 4 पेशेंट है। हु रिक्वायर अटेंशन ऑफ द नर्स, whom of the following should the nurse attend first। 4 पेशेंट है जिसको नर्स अटेंड कर रही है, तो कौन सा ऐसा पेशेंट होगा जिसको नर्स सबसे पहले अटेंड करने वाली है। ऑप्शन ए दे रखा है 21 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन। ऑप्शन बी है 34 ईयर ओल्ड अस्थमा पेशेंट आस्किंग टू एम्बुलेट। ऑप्शन सी है 66 ईयर ओल्ड वेटिंग टू बी डिस्चार्ज। ऑप्शन डी है 66 ईयर ओल्ड विथ अ न्यूमोथोरेक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस। एक पेशेंट है पेन का, एक आपको ध्यान रखना है अस्थमा का जिसको एम्बुलेट आस्किंग टू एम्बुलेट, एक डिस्चार्ज का पेशेंट है और एक ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का पेशेंट है। तो इनमें से आपको कौन सा सबसे पहले अटेंड करेगी नर्स वो बताना है। तो इसमें से आपको सीधा सा ध्यान रखना है, प्रायोरिटी होती है A, B, C। एयरवे, कोई एयरवे की प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको हैंडल करेंगे, उसके बाद में ब्रीथिंग, अगर एयरवे में मतलब कोई ब्लॉकेज है तो उसको, फिर ब्रीथिंग में, उसके बाद में सर्कुलेशन। इन तीनों प्रायोरिटी हम इस प्रायोरिटी में देखते हैं। बाद में पेन जो भी आता है वो बाद में, इसके बाद में हम देखते हैं। तो सबसे यहाँ पे अपने जो देखा है उसमें ऑप्शन डी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, मतलब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले जो नर्स है वो 66 ईयर ओल्ड विद ए न्यूमोथोरेक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाले पेशेंट को सबसे पहले अटेंड करने वाली है, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी के हिसाब से हमें ABC की प्रायोरिटी रखनी है और ABC की प्रायोरिटी के हिसाब से एयरवे और ब्रीथिंग सबसे पहले होता है। तो एयरवे और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम को हम सबसे पहले ट्रीट करने वाले हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो आपको ABC की प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, इसके अलावा मास्लो की प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, क्योंकि मास्लो की प्रायोरिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना होता है, उसके बाद में आगे बढ़ना होता है, पहले सबसे पहले बेसिक नीड्स। तो यहाँ भी ABC के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमा से आपका क्वेश्चन है, द मैक्सिमम हाइट एट विच द एनिमा शुड बी हेल्ड व्हाइल गिविंग इट। जब भी पेशेंट को एनिमा दिया जाता है, क्या जब भी पेशेंट को एनिमा दिया जाता है तो एनिमा को कितनी हाइट पे रखा जाता है, एनिमा का जो बैग होता है उसको कितनी हाइट पे रखा जाता है। ऑप्शन ए है 66 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 37 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर। तो अपन एनिमा की बात करते हैं। एनिमा में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के हिसाब से। सबसे पहले एनिमा, तो एनिमा जो होता है वो इंस्टॉलेशन ऑफ किसी भी फ्लूइड को, सॉल्यूशन को रेक्टम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में इंस्टॉलेशन करने की एक प्रोसेस होता है जिसे हम एनिमा कहते हैं। मतलब आपको रेक्टम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सॉल्यूशन और फ्लूइड इंस्टॉल करना होता है, उसे हम एनिमा कहते हैं। बात करें एनिमा, तो एनिमा 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है वो यहाँ देख लें। एनिमा 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इवाक्वेंट, एक होता है रिटेंड और इवाक्वेंट। इवाक्वेंट एनिमा मतलब हमें इंस्टॉल कराने के बाद वापस उसको
बाहर भी निकालना होता है जो भी फ्लूइड सॉल्यूशन डाले हैं उसको। और रिटेंट का मतलब हम डालने के बाद में उसको अंदर ही रहने छोड़ देते हैं, वो अपने आप डिस्चार्ज होता है। इवाक्वेंट एनिमा में हम बात करें तो यहाँ जो छोटा अपना वीडियो है, जो सेशन है वो छोटा है, इसलिए हम ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। सिंपल एनिमा इसमें आता है। सिंपल के अलावा आपको ध्यान रखना है कोल्ड एनिमा। कोल्ड एनिमा के अलावा हेरिस प्लस एनिमा और मेडिकेटेड एनिमा। अब मेडिकेटेड में बहुत सारे हैं, परगेटिव, एस्ट्रिजिएंट, एंटी हेलमिंथ, केग्सलेट। ये भी आपको जब पूरा वीडियो आएगा इसका एनिमा का तो उसमें बताऊंगा। अभी जो शॉर्ट वीडियो है उसमें इतना ही देख पाएंगे अपन। रिटेंट में जो आते हैं तो आता है स्टिमुलेंट एनिमा। इसके अलावा ध्यान रखना है एनेस्थेटिक एनिमा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है न्यूट्रिएंट एनिमा, जो रिटेंट एनिमा में आते हैं। और आता है सेडेटिव और एमोलिएंट। ये सारे एनिमा आपके रिटेंट एनिमा में आते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन सी है वो आपको अब ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन कितने हाइट पे, की पॉइंट्स जो है वो अपन डिस्कस करते हैं। इसके की पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। की पॉइंट्स, सबसे पहले बात करें साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर। रेक्टल जो आप कैथेटर लोगे उसकी साइज क्या होनी चाहिए। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 22 से 30 फ्रेंच का आपका कैथेटर होना चाहिए। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 14 से 18 फ्रेंच का। और अपनी बात करें जो इन्फेंट आते हैं, इन्फेंट में 12 फ्रेंच का आपके कैथेटर होना चाहिए। इसी के बाद में अपन बात करें, ये तो अपने बात की साइज ऑफ कैथेटर की जो कि इम्पोर्टेंट है। अमाउंट की बात करें, कितना अमाउंट हमें इवाक्वेंट एनिमा में और रिटेंट एनिमा में इंस्टिल करना होता है। अमाउंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अमाउंट की बात करें तो एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। एक तरफ हम लेते हैं इवाक्वेंट एनिमा और एक तरफ होता है अपना रिटेंट एनिमा। तो आपको सीधा पता होगा, जिसको हम डाल के बाहर निकालेंगे वापस तो हम ज़्यादा वॉल्यूम में वो डाल सकते हैं उसको। और जिसको अपने बॉडी में ही रखना होता है रिटेंट, तो हम कम वॉल्यूम में इंस्टिल करना चाहेंगे, क्योंकि बॉडी में रहेगा तो ओवर फ्लूइड ना हो जाए, इसलिए हम वापस उसको रिटेंट में कम वॉल्यूम काम लेते हैं। तो एडल्ट में बात करें, जब इवाक्वेंट एनिमा होता है तो 500 से 1000 ml अपन इंस्टिल कर सकते हैं। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 250 से 500 ml इंस्टिल करते हैं। और इन्फेंट में हम लेस देन 250 ml इवाक्वेंट एनिमा में इंस्टिल करते हैं। रिटेंट एनिमा की बात करें तो एडल्ट में 100 से 150 ml, चाइल्ड में 50 से 100 ml और अपने इन्फेंट में 50 ml से कम अपन इंस्टिल करते हैं। इसके अलावा जो अपना क्वेश्चन आता है पोजीशन को लेकर, कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंस्टिलेशन, तो पोजीशन से भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। पोजीशन सबसे पहले अपन देखते हैं ड्यूरिंग, जब हम एनिमा सॉल्यूशन इंस्टिल करते हैं उस टाइम। तो उस टाइम आपको या तो सिम्स पोजीशन, अगर ऑप्शन में सिम्स हो तो आपको सिम्स को सही करना है, और सिम्स ना हो लेफ्ट लेटरल हो तो आपको लेफ्ट लेटरल को सही मानना है। तो ड्यूरिंग के टाइम पे हम सिम्स या फिर लेफ्ट लेटरल मानते हैं। और आफ्टर जब इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद में इवाक्वेंट एनिमा में हम सुपाइन रखते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया इवाक्वेंट में इंस्टॉल करने के बाद में वापस उसको रिमूव आउट भी करवाते हैं। और रिटेंट में हम फुट को एलिवेट करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि रिटेंट में हमें बॉडी में रखना होता है, जो भी सॉल्यूशन डाला है, जो भी फ्लूइड इंस्टिल किया है उसको बॉडी में ही रखना होता है, इसलिए फुट को एलिवेट करेंगे।
फुट एलिवेशन पोजीशन देखते हैं आफ्टर। तो ये हमने इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखे। इसके अलावा जो अपना पॉइंट था जो क्वेश्चन वाला था हाइट का, तो हाइट की बात करें तो इवैक्यूएंट एनीमा में हम हाइट जो रखते हैं शुड बी मोर देन 18 इंच रखते हैं। मोर देन 18 इंच मतलब 45 सेंटीमीटर अपन रखते हैं इवैक्यूएंट में, और रिटेंट में हम रखते हैं 8 इंच। कितना इंच? 8 इंच मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, अगर आपसे पूछे कि एब्डोमिनल क्रैम्प महसूस कर रहा है पेशेंट, तो उस समय आपको क्या करना है? तो आपको सीधा अगर ऑप्शन में हो टेम्पररी स्टॉपेज तो उसी को राइट मानना है, फिर क्लैंप दैट ट्यूब, उसके बाद में वापस 30 सेकेंड 1 मिनट के बाद में वापस स्टार्ट कर देना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने देखा यहाँ पे। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलें वापस। जो अपना क्वेश्चन था उसमें पूछा है हाइट, कितने हाइट पर हम एनीमा को रखते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 45 सेंटीमीटर। मतलब अगर इंच में पूछे तो 18 इंच। अलग अलग करके पूछे, इवैक्यूएंट में 18 इंच और रिटेंट का अलग से पूछे तो 8 इंच। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो हमने देखा था अभी प्रेशर अल्सर वाला, उसी से क्वेश्चन है। ब्रेडन स्केल इज अ स्टैंडर्ड टूल टू असेस। जो ब्रेडन स्केल होता है वो किसको असेस करने में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बर्न इंजरी, ऑप्शन बी रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर, ऑप्शन सी मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। तो अपन बात करें ब्रेडन स्केल की, तो ब्रेडन स्केल का आंसर होगा ऑप्शन बी। अपन जो प्रेशर अल्सर वाला टॉपिक देख रहे थे उसको असेस करने के लिए ब्रेडन स्केल यूज लिया जाता है। और इसके रिस्क की प्रेडिक्शन के लिए अपन और भी स्केल यूज लेते हैं प्रेशर अल्सर में, तो वो उनकी बात कर लें एक बार। एक तो लेते हैं अपन ब्रेडन स्केल, दूसरा अपन लेते हैं नॉर्टन स्केल। प्रेशर अल्सर में यूज लेते हैं ये स्केल। एक होता है वाटर लो स्केल। ये तीनों हम स्केल काम लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन था ब्रेडन स्केल का, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ब्रेडन स्केल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में। तो ब्रेडन स्केल को आपको देखना है। ब्रेडन स्केल की बात करें तो इसमें 6 जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं 6 कंपोनेंट, या फिर इसके सब स्केल होते हैं वो 6 होते हैं। बात करें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है सेंसरी परसेप्शन। तो इसको अपन 1 से 4 काउंटिंग देते हैं। अगला है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को अपन 1 से 4 काउंटिंग देते हैं। अगला है एक्टिविटी को भी अपन 1 से 4 काउंटिंग देते हैं, मतलब नंबरिंग जो देते हैं वो 1 से 4 देते हैं। मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी को भी हम 1 से 4 काउंटिंग देते हैं या फिर नंबरिंग देते हैं। अपना जो न्यूट्रिशन वाला है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन भी प्रेशर अल्सर को इफेक्ट करता है, तो 1 से 4 काउंटिंग उसको देते हैं। और फ्रिक्शन, आपको पता है फ्रिक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेशर अल्सर में, तो उसमें हम 1 से 3 काउंटिंग देते हैं। अब बात करें, अगर हमने काउंटिंग दी उसके बाद में अगर आपका स्कोर आता है, क्योंकि जो ब्रेडन स्केल का स्कोर है वो 6 to 23 के बीच में आने वाला है, क्योंकि 6 कंपोनेंट है तो एक एक देंगे तो भी 6 आएगा स्कोर, मैक्सिमम आ सकता है 23। अगर आपके पास स्कोर आता है 19 to 23 तो ये आपको इंडिकेट करता है नो रिस्क, मतलब कोई रिस्क नहीं है अभी प्रेशर अल्सर की। अगर स्कोर आता है 15 से 18 तो वो इंडिकेट करता है माइल्ड रिस्क। किसको?
माइल्ड रिस्क को। अगर आपके पास स्कोर मिलता है सबको काउंट करने के बाद में स्कोर मिलता है 13 से 14, तो वो इंडिकेट करता है मॉडरेट रिस्क को। और स्कोर आता है 10 से 12, तो वो आएगा हाई रिस्क में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा स्कोर देख के भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन जो आता है वो आपको ऑप्शन में देंगे कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रेशर अल्सर को अब इफेक्ट नहीं करता है। जैसे ऑप्शन में आ जाएगा मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, या फिर कोई एक इनमें से डिफरेंट दे देंगे, तो उसको आपको सही चूज करना है। ये 6 के 6 ध्यान रखना है, ये सभी सेंसरी, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन, ये सभी इफेक्ट करते हैं प्रेशर अल्सर को। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में नजर आए वो उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जो अपना क्वेश्चन था तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और इम्पोर्टेंट सेशन था ये। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।